देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी सिलेबस के बारे में। वो भी खास तौर से हरियाणा बोर्ड के संदर्भ में। जब भी आपको ऐसे इस सिलेबस की डिटेल चाहिए कि भाई क्या आने वाला है, किस तरीके का मार्किंग पैटर्न रहेगा, किस यूनिट से या किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो ये सब जानने के लिए आपके लिए बस सिंपल सा तरीका है। आप गूगल पे जस्ट सर्च करिए स्टूडेंट कॉर्नर। स्टूडेंट कॉर्नर BSEH। ये जब आप सर्च करेंगे तो ये जो आपको सबसे पहला रिजल्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स कॉर्नर, तो यहाँ पे आप जाकर के सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अब जैसे ही इस पे आप जाएंगे तो वहां पे आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा, क्वेश्चन पेपर डिजाइन एंड सिलेबस 2023 एंड 24। हालांकि हम 2024-25 का डिस्कस करने जा रहे हैं। वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये मानते हुए कि कोई भी चेंजेस होंगे तो माइनर चेंजेस होंगे, ये मानते हुए हम इसी सिलेबस को कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको मिलती रहेगी। लेकिन क्योंकि हमें देखिए एडवांस में प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें यही कंसीडर करना होगा। कोई चेंजेस होंगे तो माइनर चेंजेस होंगे, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं 2024-25 के लिए भी। जब ऐसा आप इसको आगे क्लिक करेंगे तो ट्वेल्थ क्लास सिलेबस विद क्वेश्चन पेपर डिजाइन ये खुल जाएगा। आप इसको जब और आगे चलेंगे इस पे फर्दर, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जो बायोलॉजी के सामने वाला ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक तरीके से खुल जाता है। इस तरीके से इसमें ना सिंपल से तरीके से बहुत अच्छा समझाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जो, अगर आप देखेंगे थ्योरी पेपर जो 70 मार्क्स का है, और इसके बाद जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो 30 है। 30 में से 15 जो है वो इंटरनल के लिए रहेंगे, और 15 जो है वो एक्सटर्नल के लिए रहेंगे। तो 15 जो इंटरनल मार्क्स हैं वो आपके सेट एग्जाम्स, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, इस पे बेस्ड होंगे, तो उसको भी हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको भी आप ढंग से पढ़ेंगे तो ही वो आपको 15 मार्क्स जो है वो अच्छे से मिल पाएंगे। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल्स जिसमें एक्सटर्नल आते हैं, तो वो जो है वो 15 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिला के 30 मार्क्स का ये जो है आपके मार्क्स रहेंगे। 70 का थ्योरी और 30 का एक तरीके से आप प्रैक्टिकल मान सकते हैं। तो ये इसको मैं थोड़ा और डिटेल से आपको बताता हूँ। अगर ये आपको थोड़ा सा क्या है कि हाईलाइट करके बता दूंगा मैं चीजें। यहाँ पर आप अगर आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से खुल गया है। ये देखिए ये पूरी स्कीम आपको बताई हुई है। आ, यहाँ पे थोड़ा इवेल्युएशन का और बताया हुआ है। यहाँ देखिए जरा, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो है वेटेज ऑफ मार्क्स जो है 4 मार्क्स सेट के रहेंगे, 2 मार्क्स जो है हाफ ईयरली के रहेंगे, 2 मार्क्स प्री बोर्ड के रहेंगे, 2 मार्क्स फॉर अटेंडेंस एंड क्लासरूम पार्टिसिपेशन रहेंगे। और ये आपका जो है वो प्रैक्टिकल फाइल और रिकॉर्ड के 3 मार्क्स रहेंगे, और प्रोजेक्ट रिकॉर्ड के जो है 2 मार्क्स रहेंगे। तो इस तरीके से ये मार्क्स जब आप जोड़ेंगे ये वाले सारे के सारे, तो ये तो हो जाएंगे 10। 10 हो जाएंगे, ये यहाँ पर 3 है, ये 2 है, तो टोटल 15 मार्क्स जो है वो इंटरनल के हिसाब से आपको लगेंगे। अब जो एक्सटर्नल की जहां तक बात है, एक्सटर्नल मार्क्स की है, तो उसमें आपके दो एक्सपेरिमेंट्स आने वाले हैं 4.5 मार्क्स के। तो कुल मिला के 9 मार्क्स के वो एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे। 3 मार्क्स की एक्टिविटी, और जो है वाइवा जो है वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। तो ये टोटल इसका जोड़ जो है आपका 15 बैठता है। तो 15 इंटरनल और 15 एक्सटर्नल, कुल मिलाकर के आपको ये 30 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। 70 मार्क्स जो है आपका थ्योरी पेपर होगा, और टोटल जो है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं कि थ्योरी में क्या आने वाला है, जरा यहाँ पे देखते हैं। तो यूनिट जो सिक्स्थ है, सिक्स यूनिट में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है सारी चीजें। यहाँ पर 3 चैप्टर आपके रहेंगे। पहला जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसमें आप जो देख पाएंगे वो ये कि फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी है, खासतौर से ये जो एंजियोस्पर्म्स है, इनमें जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आप फ्लावर को देखेंगे, फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखेंगे, और उसमें जो है फर्टिलाइजेशन और फर्दर होने वाले इवेंट्स को आप देखेंगे टिल द फॉर्मेशन ऑफ सीड, वो आप देख पाएंगे। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में
जो है आप मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और उसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ द फीटस है वो, और इवन पार्ट्यूरेशन तक का पोर्शन यानी डिलीवरी तक का पोर्शन आप उसमें देख पाएंगे किस तरीके का उसका कंट्रोल रहता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही है। तो ये भी एक जो है वो अच्छा खासा मार्क्स आपके लिए बनाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन रहेगा आपके लिए। 16 मार्क्स के क्वेश्चंस इस सारी यूनिट में से पूछे जाने वाले हैं आपसे। सेकंड जो आ रहा है, ये जो रिप्रोडक्शन वाली है ये 6 यूनिट है। इससे पहले की जो 5 यूनिट्स हैं वो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ये जो 6 यूनिट में रिप्रोडक्शन आपने देखा, इसके बाद 7th यूनिट के अंदर आप देखेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर देखिए, पहला जो चैप्टर है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, दूसरा चैप्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, और तीसरा जो है इवोल्यूशन है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर आप नॉर्मली मेंडलिज्म को पढ़ने वाले हैं, और कुछ जो उसके बेसिस के ऊपर जो दिए हुए रूल्स हैं जेनेटिक्स के, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, वो आप देखने वाले हैं। तो वो इसमें देखेंगे। इसके बाद जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें आप देख पाएंगे कि इनहेरिटेंस के पीछे क्या कारण है। जो डीएनए है वही मेजर कारण है। डीएनए का जब कैसे पता चला कि यही जेनेटिक मटेरियल है, उसके पीछे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब, और उसकी स्ट्रक्चर, ये सब आप देख पाएंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोलते हैं MBI। आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर ये काफी महत्वपूर्ण रहता है। इसके बाद आता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन जो है इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड है। अब इवोल्यूशन में जो है वो किस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है हमारा, जो यहाँ पर इस पृथ्वी पर किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनिजम्स आए हैं, और एक एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज कैसे डेवलप हुई है, वो आप देख पाएंगे। इस यूनिट के लिए खास बात ये है कि इसमें जो ये 20 मार्क्स का है, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहता है इसके अंदर। 20 नंबर का होना सबसे बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। 70 में से 20 मार्क्स जो हैं वो आपके इस यूनिट में से रहने वाले हैं। इसके बाद जो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये एक छोटा सा पोर्शन है इस यूनिट के अंदर। यहाँ पर केवल 2 चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, और सेकंड वन इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अंदर आप देखेंगे कि कुछ एक डिजीजेस विशेष रूप से दी हुई है, वो कैसे होती हैं, उनके कारण क्या है, और साथ में इम्यूनिटी का भी इसमें पोर्शन रहता है जिसको आप देख पाएंगे। इसके बाद आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के अंदर माइक्रोब्स काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे कि अगर आप सिंपल एग्जांपल देखो, दही हम रोज हमारी डाइट में होता है तो उसमें भी बैक्टीरिया होता है। इसी तरीके से प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स है या सीवेज ट्रीटमेंट है, उनके अंदर माइक्रोब्स काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो ये एक तरीके से 12 नंबर का 12 मार्क्स का जो है आपका पोर्शन ये रहने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें भी 2 चैप्टर्स रहने वाले हैं आपके लिए, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, एंड सेकंड वन इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसका हम यूज करते हैं हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, यानी देखिए प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स है, तो वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस है, लेकिन हमने उसको एक्सप्लोइट किया है उस प्रोसेस को हमारे वेलफेयर के लिए, हमने उससे मेडिसिन बनाई है। तो ये जो प्रोसेस है ये सारा का सारा क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस है वो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंडर पढ़ेंगे। इसमें कुछ हिस्सा जो आपका वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का आएगा, जिसमें हम जेनेटिक लेवल के ऊपर हेर फेर करके हम कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मानिए कि अगर कोई फ्लावर कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम उसमें उस कलर का पर्टिकुलर उस कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन डालेंगे तो फ्लावर कलर चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से जो बीटी कॉटन है वो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, जहां हमने एक बीटी जीन डाला है जिस वजह से वो जो कॉटन है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया। उसको इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है, इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद रेजिस्टेंट है वो। तो ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक प्रोसेस हम इसके अंदर देखेंगे, जैसे पीसीआर है और प्लाज्मिड्स हैं, किस तरीके से हम जीन्स को ट्रांसफर करते हैं, कैसे उसको बढ़ाते हैं, फिर वहां से उसको रिकवर करके कैसे टारगेट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, ये सब हम उसमें देखने वाले हैं। एंड सेकंड चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस का मतलब हमारे जीवन में जो इसका उपयोग है, कई सारे टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा है।
दूसरा हम देखेंगे मेडिसिन में क्या रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह हम इसका योगदान उसमें पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट जो यूनिट है वो है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स का उनके एनवायरनमेंट के साथ हम रिलेशनशिप को इसमें स्टडी करते हैं। इसमें 3 चैप्टर रहने वाले हैं। 10 मार्क्स की यूनिट है ये, सबसे कम मार्क्स की यूनिट है। इसमें पहला जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस यानी एक सिंगल स्पीसीज के ग्रुप के किस तरीके के रिलेशंस होते हैं इन्वायरमेंट के साथ, वो हम देखने वाले हैं। सेकंड जो चैप्टर है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर हम जो है हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से संबंधित रहता है अपने इन्वायरमेंट से। उसके रिलेशनशिप्स को हम कुछ एक हेडिंग्स के अंतर्गत देखेंगे, जैसे फूड चेन है, फूड वेब है, थोड़ा सा पोर्शन इसमें वो भी आएगा आपका, बायोजियो केमिकल साइकिल्स का भी आएगा। तो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, हम उन उन रिलेशनशिप्स का बेसिक प्रिंसिपल जानने का प्रयास करेंगे इकोसिस्टम में। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या है, आप अपने आसपास जितने भी स्पीसीज देख रहे हो वो सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी है। और इकोलॉजिस्ट ये मानते हैं और ये एक फैक्ट भी है कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो उस डाइवर्सिटी को आज के युग में क्या है, हम अपने फायदे के लिए या दुनिया में कई देश अपने फायदे के लिए प्लांट्स को और एनिमल स्पीसीज को हार्म पहुंचा रहे हैं। उस वजह से बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। तो एक तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम है, पूरी अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो डैमेज हो रहा है और अनस्टेबल हो रहा है। उसको स्टेबल लाने के लिए उसका कंजर्वेशन जरूरी है। तो इसमें हम पॉल्यूशंस के बारे में भी थोड़ा बहुत पोर्शन पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी डाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है, और कई सारे कारण देखेंगे और उसको कंजर्व करने के कुछ मेजर तरीके देखेंगे। तो एक तरीके से कुछ ये प्रिंसिपल्स आप इसमें देखने वाले हैं। तो इस तरीके से सारा का सारा ये सिलेबस आपका रहने वाला है। दूसरी खास बात ये है कि 11th में तो आपने ज्यादा सिलेबस पढ़ा था, यहाँ कम है। तो यहाँ पर जो कितने चैप्टर्स हैं आप देखिए, यहाँ पर 3 चैप्टर तो यूनिट 6 में है और 3 ही 7th में है और 3 ही 10th में है। तो ये तो 9 चैप्टर हो गए। और इसके अलावा ये आपके पास 4 चैप्टर्स और हैं। तो टोटल जो है आप देखिए जरा कितने हैं, 13 चैप्टर्स हो गए। तो कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, आप इजीली इसे पढ़ सकते हैं और अच्छा आपके लिए ये सब रहने वाला है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अभी से पढ़ना आप शुरू कर देंगे, रोजाना 1-1.5 घंटे अगर आप इस सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो क्लासरूम टीचिंग है उसके अंदर हम इतना बढ़िया पढ़ने वाले हैं कि आपका उसमें निरंतर इंटरेस्ट बना रहेगा और आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं। बस बने रहिएगा, साथ में थोड़ा सा पहले पढ़ के आइएगा। कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो आप मेरे से बीच में पूछ सकते हैं क्लासरूम के दौरान। आप बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन रेगुलरली पढ़िए जरूर।